सूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या है? द रिएक्शंस विच आर ऑफ हायर ऑर्डर रिएक्शन बट अंडर सर्टेन कंडीशंस। और वो सर्टेन कंडीशंस कौन सी थी? जब कोई एक रिएक्टेंट, जब वन ऑफ दी, एक रिएक्टेंट जो आपका है वन ऑफ दी रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, जब कोई एक रिएक्टेंट क्या बेटा आपका एक्सेस क्वांटिटी में है, तो उस कंडीशन पे, इसके अलावा और भी कोई कंडीशन हो सकती है, लेकिन आपके सिलेबस में जो कंडीशन मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन का सिंपल मतलब ये है कि कोई हायर ऑर्डर रिएक्शन है लेकिन किसी कंडीशन पे वो लोअर ऑर्डर काइनेटिक्स है, मतलब उसे हम देखने को देखें तो भाई देखो सिंपल सी बात है, किसी चीज पर डिपेंड करता है, मान लो सेकंड ऑर्डर है लेकिन उसके जो जो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं ना वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाले आ रहे हैं। या अच्छा क्या मैं इसे बोल सकता हूँ सूडो, कोई थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है जिसके रिजल्ट सेकंड ऑर्डर वाला है, तो ये भी सूडो ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन इसे क्या बोलेंगे? सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसे क्या बोलेंगे? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, जो ट्रूली सेकंड ऑर्डर नहीं है, वो उनसे ऊपर की हायर ऑर्डर की है आपकी। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे बोलेंगे? द रिएक्शंस व्हिच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, बट अंडर सर्टेन कंडीशन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जो ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, नोट को ध्यान रखना, फर्स्ट जो एक्चुअल फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है लेकिन वो फॉलो काइनेटिक्स को कौन सा कर रही है? फर्स्ट ऑर्डर की। मतलब उनका जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। अब आप मुझे बताओ, जिसका टी हाफ इनिशियल कंसेंट्रेशन पर डिपेंड ना करता हो वो कौन से ऑर्डर को फॉलो करती है? आप बताओ। हाँ बेटा, कौन सा ऑर्डर काइनेटिक्स होगा वो? अगर किसी का हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर पे, तो वो सारी जो प्रॉपर्टी शो कर रही हैं वो सारी फर्स्ट ऑर्डर वाली शो कर रही हैं, सेकंड ऑर्डर की शो ही नहीं कर रही। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी बोल सकते हो और हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो आपने सुक्रोज को क्या किया? हाइड्रोलिसिस किया और क्या बन गया आपका? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। आपको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल चैप्टर तो बताऊंगा ग्लूकोज एक एल्डोज है, एल्डिहाइड वाली शुगर है, एल्डोज शुगर है, या फिर कीटोज शुगर है जिसमें कीटोन ग्रुप होता है, उसे कीटोज शुगर बोलते हैं, ठीक है ना। मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, देखो ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था एक बार क्लास में, देखो ये होता है आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला, जो बच गया ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये फिशर फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं इसे। एक्चुअली यहाँ पर कार्बन है, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ये कार्बन है, यहाँ पर जहाँ पर टर्मिनल होता है या क्रॉस होता है यहाँ पर क्या कार्बन है। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। और वहीं पे अगर मैं कीटोन की बात करूँ, कीटोस फ्रक्टोज की बात करूँ, तो इसका ये वाला फॉर्मूला था, इसमें कीटोन ग्रुप होता है। देखो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है लेकिन इसमें क्या आपका कीटोन ग्रुप है। ये लिखने सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, सब कुछ हमारे सिलेबस में करना ही है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ऑर्गेनिक के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तभी हम जाके इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं, नो कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज, अच्छा एग्जाम में ये बनाने की जरूरत नहीं, अभी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बनाने की जरूरत नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि जब शुगर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अगर मैं आपको ये बोलूं ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो आप मुझे बताओ इसका रेट क्या होना चाहिए? रेट किस पे डिपेंड करना चाहिए? सुक्रोज पे डिपेंड करना चाहिए जिसकी पावर अल्फा होगी, और अल्फा मतलब यहाँ पर क्या है? 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या? वाटर। इस पे डिपेंड करना चाहिए था, मतलब देखने से कैसी लग रही है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लग रही है, लेकिन जब हमने देखा यहाँ पर जो वाटर है वो इतना ज्यादा है, एक्सेस क्वांटिटी में है कि उसका थोड़ा बहुत यूज भी कर लेता है हाइड्रोलिसिस के वक्त, तो वो कॉन्स्टेंट रहती है अमाउंट, हम ये कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं अमाउंट, कि वो ज्यादा बदलती नहीं, चेंज तो होती है लेकिन वो नेग्लिजिबल अमाउंट में चेंज होती है आपकी। तो सिंपली से हम नया एक कॉन्स्टेंट डिफाइन कर सकते हैं कि वाटर को मतलब वाटर और एक जो प्री डिफाइंड रेट कांस्टेंट था, उन दोनों को मिला के एक नया रेट कांस्टेंट डिफाइन कर देंगे। हम क्या बोल सकते हैं सिंपली, ये देखो जी, सिर्फ सुक्रोज पे डिपेंड कर रही है, वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्या मतलब? अगर एग्जांपल समझाऊं कि मैं अगर वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो बताओ क्या रेट पे इफेक्ट होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो वाटर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये मतलब इसका। अगर इस फॉर्मूले को चेक करूं तो इसके हिसाब से क्या लग रहा है? एक बात बताओ मुझे, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर इस वाली रिएक्शन को देखूं, इस वाले रेट लॉ को देखूं, तो मुझे बताओ अगर मैं वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ाऊं तो रेट बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? ये बताओ, बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए भैया। बढ़ेगा। बढ़ना चाहिए, सिंपल सी बात है। लेकिन हमने क्या देखा? हम पानी बढ़ा रहे हैं, रेट पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, या बढ़ रहा है तो इतना नेग्लिजिबल अमाउंट में बढ़ रहा है जो नेग्लेक्ट है बिल्कुल ही, मतलब रेट पे इफेक्ट आ रहा है 0.000, बहुत सारा जीरो आगे बना रहा है, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट में है। तो जब उस पर डिपेंड ही नहीं करा तो वो क्या है? कांस्टेंट है। तो चेंज करने से, उसकी वैल्यू चेंज करने से जो पूरी रिएक्शन के दौरान सेम रहे, उस वैल्यू क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो हमने क्या देखा? ये सारे रूल्स कौन से फॉलो कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के कर रहा है। इसलिए सूडो क्यों लिखा गया? देखो है नहीं ये,
फर्स्ट ऑर्डर की है नहीं, लेकिन फॉलो काइनेटिक्स को कर रहा है। जैसे आप 12th क्लास में हो, लेकिन हरकतें कौन सी हैं? बच्चों वाली। तो आप बच्चे नहीं हो, लेकिन हरकतें हैं बच्चों वाली, ये मतलब इसका। बोलो किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो। एग्जाम में देखो जो ट्रेंड चल रहा है, ध्यान सुनना मेरी बात को, इस पे न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं। मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल 2012-13 के बाद, शायद ही मैंने कोई न्यूमेरिकल देखा इसका। उससे पहले न्यूमेरिकल आते थे ये, जब हमने 12th करी तब आते थे, इसका एक आधा न्यूमेरिकल आता था। उसके बाद इस पे न्यूमेरिकल आने बंद हो गए। उसके बाद जब भी जनरली मैं इसका देखता हूं तो सूडो ऑर्डर की डेफिनेशन या सूडो फर्स्ट ऑर्डर की डेफिनेशन, ये दो डेफिनेशन देखी जाती है विद एग्जांपल। 2 नंबर में आ जाता है कि डिफाइन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गिव इट्स एग्जांपल। ठीक है, नोट कर लिया इतना? बताओ मुझे, नोट कर लिया? किसी बच्चे भैया को 2 डाउट? मिनट रुक जाओ, अभी कर रहे हैं हम। करो जल्दी करो, फास्ट करो बेटा, जल्दी से नोट इसे। देखो हाँ बेटा भैया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसका। तो देखो ये रेट इस तरीके, तो क्या लिखा हुआ? जनरली इट हैपेंस व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ये जनरली कब देखा जाता है? जब कोई एक रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में है। जनरली वो सॉल्वेंट का रोल प्ले करता है वहां पर, जिसके अंदर आपने डिसॉल्व कर रखा है एज ए सॉल्वेंट, एंड इट्स कंसंट्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट, सो द रेट ऑफ रिएक्शन डू ओनली डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उस पर डिपेंड करता है, या जिस पे हमारा क्राइटेरिया डिपेंड कर रहा है। दूसरा एग्जांपल है आपका हाइड्रो। अच्छा, इसको समझने से पहले, ये एस्टर ईटर लिखा हुआ है, एस्टर है ये आपका, ठीक है। इसको समझने से पहले समझते हैं एस्टर होता क्या है। देखो एस्टर क्या होता है बेटा, ध्यान सुनना। ऑर्गेनिक में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको एस्टर क्या होता है। आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश, इसे क्या बोलते हैं? एस्टर। एस्टर बनता कैसे है? देखो ये आर का मतलब होता है कोई भी कार्बन की चेन। आर का मतलब कोई भी कार्बन की चेन। यहां पर भी आर डैश का मतलब क्या? कोई भी कार्बन की चेन। ये आर की जो कार्बन की चेन है वो आर डैश के बराबर होती है। क्या मतलब समझते हैं? सबसे सिंपलेस्ट एस्टर अगर मैं आपको लूं तो देखो ये है आपका एसिड। सुना है इसका नाम? एसिटिक एसिड। सुना है इसका नाम क्या होता है? बोलो, इसका नाम सुना है? एसिटिक एसिड। देखो इसकी जरूरत नहीं है, जो मैं भी पढ़ा रहा हूं इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसका नाम थोड़ा बहुत आइडिया हो, थोड़ा बहुत सॉल्व कर पाओगे, थोड़ा समझ में आएगा, इंटरेस्ट बनेगा। बोलो, इसे लिख सकता हूं एसिटिक एसिड। बोलो बेटा। इसी का दूसरा नाम क्या है? इथेनोइक एसिड। नाम सुना है इसका? ये तो मैंने सॉल्यूशन में बताया था आपको, समझाया था थोड़ा सा। बोलो बेटा, इथेनोइक एसिड भी इसी का नाम है। अगर इसमें से मैं हाइड्रोजन रिमूव कर दूं और इस पे कोई भी कार्बन की चेन लगा दूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हटा के मैं यहां पर और कुछ भी लगा दूं, कोई भी कार्बन की चेन, सबसे स्मॉलेस्ट लगा दिया, एक कार्बन की चेन लगा दी, तो ये क्या कहलाएगा? आपका एस्टर। अब आप कहते हैं क्या मत, देखो यहां पर चेक करो, ये आर कितने कार्बन है? एक। इस आर डैश में भी कितने कार्बन है? एक। तो देखो ये एग्जांपल इसी का हो जाएगा कि ये आर जो कार्बन की चेन है ये बराबर चेन लेंथ की हो सकती है, मतलब जो जितने नंबर ऑफ कार्बन आर के अंदर है। आर का मतलब होता है एल्काइल चेन, इसे समझाऊंगा ऑर्गेनिक कराते वक्त, एल्काइल चेन बोलते हैं इसे। ये दोनों एल्काइल चेन है, मतलब कार्बन की चेन है। ये सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। इसको एग्जांपल दूसरे तौर पे देखो, अगर मान लो इस एग्जांपल को मैं लेता तो इसका नाम क्या हो जाता? CH2CH3। कितने कार्बन चेन है यहां पर? दो। यहां पर कितने कार्बन चेन है? एक। तो ये अलग अलग है, आर और आर डैश क्या अलग है? ये बात समझ में आई? पहले तो मुझे ये बताओ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बेटा, बोलो भाई। एक बार फिर से बताना भैया। देखो एसिड के अंदर से जब हाइड्रोजन हटा देते हैं, कौन सा? ऑक्सीजन वाला जो एसिडिक हाइड्रोजन है, उसको हटाकर जब कोई दूसरी कार्बन की चेन लगा दी जाए, उसे बोलते हैं एस्टर। वो एक कार्बन की भी हो सकती है, कम से कम एक कार्बन की होनी जरूरी है, एक की भी हो सकती है, दो की भी हो सकती है, तीन की भी हो सकती है, एनी नंबर ऑफ अनलिमिटेड कितने कार्बन की भी हो सकती है आपकी। आगे देखो, अब मैंने यहां, अच्छा मुझे इसका नाम कैसे लिखते हैं? सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, डिटेल में नहीं करा रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसलिए इसका नाम ज्यादा। देखो जब भी एस्टर का नाम लिखना होता है तो सबसे पहले नाम लिखा जाता है जो ऑक्सीजन के साथ लिखा होता है, इसे बोलते हैं वीआईपी ग्रुप। इसको बोलते हैं वीवीआईपी ग्रुप, बोलता हूं मैं इसे, अपने लाइन में बोलता हूं, ध्यान रखना ऐसा कुछ होता नहीं केमिस्ट्री में, लेकिन मैं इसे बोलता हूं वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, वीआईपी ग्रुप है ये आपका। तो बोलो इसका नाम होता है बेटा मिथाइल, एक कार्बन के नाम का नाम होता है मिथाइल। क्या नाम होता है? मिथाइल। और यहां पर जो कार्बन की चेन है वो दो कार्बन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? मिथाइल इथेन। और एस्टर के लिए O8 यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? O8, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल इथेनोएट। अब इसके अंदर देखो दो कार्बन है, तो नाम क्या होगा? इथाइल। वीआईपी ग्रुप है, पहले सबसे पहले वीआईपी ग्रुप।
अब पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे, पेरेंट चेन क्या आपकी ये, इसका नाम भी क्या है, इथेन, और फंक्शन का नाम क्या है, इथेनोइड। तो इथाइल इथेनोइड क्या होता है ये बताओ पहले, तो मुझे कुछ आइडिया, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, डिटेल में नहीं करा रहा, जब डिटेल तो ऑर्गेनिक कराऊंगा तभी कराऊंगा, अभी सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं आपको मैं, सिर्फ ये बताओ मेरे को, बोलो बेटा। हाँ भैया। ठीक है। भैया जो ये आपने ऊपर लिखा है R इज इक्वल्स टू R डैश, इसमें हाँ इथाइल इथेनॉइड में तो ये नहीं है, हाँ, वन इथाइल इथेनॉइड में दोनों। नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि हो सकता है, जरूरी नहीं है, एस्टर का मतलब यहां पर मैंने आर इजिकल टू आर भी हो सकता है कि जो कार्बन, जितने कार्बन यहाँ उतने कार्बन यहाँ होंगे, ये भी हो सकता है, मतलब आपको आर का मतलब बता रहा था, आर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आर का मतलब एल्काइल, डैश डबल डैश ट्रिपल डैश इस तरीके से लगा सकते हैं, डिस्टिंग्विश करने के लिए, उन्हें अलग दिखाने के लिए। नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, ऑर्गेनिक का पार्ट है, मत टेंशन लो, सिर्फ मुझे ये बताना था एस्टर क्या होता है, मेरा काम यहाँ पर था एस्टर बताने का, थोड़ा पता लगे एस्टर होता क्या है। अब आगे देखना एक चीज और दोबारा से, एस्टर के अंदर बेटा देखो, एस्टर ये है आपका, मैं सबसे सिंपलेस्ट एस्टर जो लैब के अंदर मिल सकता है आपको, वो ये होता है। इसके अंदर जब मैं पानी डालूंगा, ध्यान सुनो क्या डालूंगा, पानी, पानी के अंदर क्या होता है, H और OH, ध्यान सुनो, पानी को हम क्या लिखते हैं, H2O होता है ना, H2O में क्या है, H और OH होता है। मुझे ये बताओ इस बारे में आइडिया है कुछ, बोलो बेटा, बोलो भाई। तो इसको इस तरीके से तोड़ दो, देखो इस तरीके से, इस तरीके से तोड़ दो इसे, H यहां लगा दो, OH यहां लगा दो, तो क्या बन जाएगा आपका, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस, और ये क्या बन गया आपका, OH CH2 CH3। बेटा एक सेकंड में कॉल आ रही है मेरे पास, हाँ बेटा देखो आगे, हाँ बेटा देखो, तो जब एस्टर के अंदर पानी डाला जाता है तो उसे बोल देते हैं हाइड्रोलिसिस, क्या बोलते हैं उसे, हाइड्रोलिसिस। एक सेकंड देखो बेटा, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी डालना, ये आपका एस्टर है, दोबारा देखना जिसे नहीं समझ में आया अभी भी, ये आपका एस्टर है, कोई भी एस्टर ले सकते हो, जरूरी नहीं यही एस्टर हो, कोई भी एस्टर, जब आप ऑर्गेनिक कर चुके ना, आपके दिमाग में एस्टर आते नहीं, इतने एस्टर बन जाएंगे जिसकी कोई नहीं, एस्टर का मतलब है एसिड का एच हटाओ और कोई भी कार्बनिक चेन अटैच कर दो, वो सभी क्या कहेंगे आपका एस्टर। बस इसके हाइड्रोलिसिस करना, मैंने तोड़ना है, यहाँ पर एच लगा दो, ऑक्सीजन के साथ एच और इसके साथ OH लगा दो, ये भी क्या बनेगा, ये हाइड्रोलिसिस कहलाती है। जब एस्टर के अंदर पानी डाल दिया जाए तो उसे क्या कहलाते हैं, देखो ये तो बन गया आपका ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से से तो ये बन गया, इसका नाम है इथेनोइक एसिड। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था वैसे, अगर आइडिया हो तो किसी बच्चे को थोड़ा बहुत, और इसे बोलते हैं एल्कोहल। इससे क्या बन गया, पढ़ा था पूरा, क्या बेटा, पढ़ा था 11th में भी था। 11th में था ना, जब मैं फिर भी बता रहा हूँ, अगर किसी ने 11th नहीं पढ़ी है, गलती से रह गया है, तो उनके लिए था। चलो ओके, बताओ कोई डाउट है यहाँ पर, तो मैंने सिर्फ इस रिएक्शन के अंदर एस्टर लिखा, एस्टर देखो मैंने कंडेंस फॉर्मूले में लिखा है, कंडेंस फॉर्म में, इसको आप चाहो तो अगर किसी को मन कर रहा है ऐसे लिखने का तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये लो, ये लो जी, इसके अंदर पानी डाल दिया, पानी डालने से क्या हुआ, इसकी हाइड्रोलिसिस, यहां पर H लगा दिया, यहां पर OH लगा दिया, क्योंकि पानी के अंदर H और OH होते हैं, एसिड बन गया, और दूसरा क्या बन गया, एल्कोहल। इस रिएक्शन में जो पानी है ना बेटा, जो पानी है वो एक्सेस है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, जिसकी वजह से जब हाइड्रोलिसिस करते हैं एस्टर की, ईटर नहीं है बेटा, एस्टर है यहाँ पर, जब एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहां पर वाटर इतना ज्यादा एक्सेस में होता है कि जो रेट है वो वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, इस वजह से इसे भी हम क्या बोलते हैं, सिंपल सूडो ऑर्डर रिएक्शन। आप के डैश ऊपर रख सकते हो, नीचे के रख सकते हो, ऊपर के डैश रख लो, नीचे के रख लो, कोई दिक्कत नहीं, सेम रहेगा, ऊपर के नीचे के डैश रख लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे सेम रहेगा। बोलो बेटा, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कुछ भी रख सकते हैं, के डैश के डबल डैश, कोई दिक्कत नहीं। बोलो बेटा, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो। एग्जाम में आप एक एग्जांपल और एक डेफिनेशन मोर देन सफिशिएंट है, आप कोई भी डेफिनेशन कोई भी एग्जांपल लेके समझा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है शायद इसका एग्जांपल एक ही है एनसीईआरटी में, बाकी एक बार चेक करना पड़ेगा, काफी टाइम हो गया मुझे एनसीईआरटी देखे। बोलो बेटा, चलूंगा आगे, चला जाए बेटा आगे, किसी बच्चे को डाउट है तो दोबारा पूछ लो, लेकिन बताओ। ओके, अब इस पे जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 2015 का क्वेश्चन है ये, इस पे क्वेश्चन क्या आता है वो देखिए। क्वेश्चन आया है कि देखो जी, एक्सपेरिमेंटल डाटा ये है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा है,
इस एक्सपेरिमेंटल डाटा को देख के आपको, आप ये भी समझ सकते हो, इस एक्सपेरिमेंटल डाटा को देख के आपको ये प्रूव करना है कि ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर है। बोलो भाई, कुछ दिमाग में घुस रहा है? बेटा आवाज नहीं आ रही, क्या बात होगी? सारे इतने गुमसुम कैसे हो गए, इतने शांत कैसे हो गए आप लोग? हाँ भैया बोलो। तो कैसे प्रूव करोगे? तो इसे रिस्पेक्टिव वे में हम इसे प्रूव करें एक तरीके से। तो इसलिए क्या बोला, शो दैट दिस डाटा, इस डाटा के अकॉर्डिंग आपको प्रूव करना है कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है ना वहां पर, यहां पर कांस्टेंट है। इसने बोला ना, देखो अब इसने क्या बोला, देखो ध्यान से, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल। मिथाइल मतलब वीआईपी ग्रुप है, जो कहां लगा होगा, ऑक्सीजन के साथ लगा होगा। तो इसलिए मिथाइल एसिटेट, अब इससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को इसका मास थोड़ी निकालना है यहाँ पर। तो सिंपल आपको बता रहा हूँ, मिथाइल एसिटेट ये होता है आपका। इसी को शॉर्ट में आप लोग ऐसे लिख सकते हो। तो ये मिथाइल ग्रुप है और ये पूरा एसिटेट ग्रुप है। बोलो बेटा, चलो आगे। तो देखो इसको कैसे प्रूव करोगे आप ना, इसके अंदर क्या करोगे, आपको पता है ये फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ है, इसमें सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। तो आप इसको प्रूव करोगे, के की वैल्यू निकालो 2.303 अपॉन टी log A0/80। आप ये फॉर्मूला 2 बार अप्लाई करो, और यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आप उसे ये बताओ, देखो जी के की वैल्यू सेम आ रही है। अगर ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा होता तो ये आंसर सेम नहीं आता। कैसे? चेक करो, 2.303 टाइम चेक करो, कोई भी दो देखो आप कोई भी दो ले लो, या तो ये दो ले लो, या ये दो ले लो, या ये दो ले लो, कोई भी दो ले लो, जो आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या करोगे आप, सपोज करो मैंने ये दो ले लिए, तो क्या हो जाएगा आपका के 2.303, टाइम इंटरवल कितना आया 30 लोग, शुरू में कितनी थी, शुरू में कितनी कंसेंट्रेशन है 0.6, बाद में कितनी होगी 0.3। इसे सॉल्व करो, के का आंसर क्या है, जल्दी से बताओ मुझे। बताओ भाई क्या आंसर आएगा जल्दी से। बताओ बेटा, सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे, मुझे ये बताओ पहले, तो पता लगे, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों की। भैया 0.023 है। चेक करता हूं, एक सेकेंड। इसको भैया हमने log 6 माइनस log 3 करके लिखा, हम इस पे ऐसे भी लिख सकते थे ना, ये 60 से 30 कट जाता, ऊपर log 2 आ जाता, और log 2 की वैल्यू हमें दे रखी है। ये लो जी, शाबाश, बहुत अच्छे, आपने कम से कम इतना दिमाग तो लगाया। मेरे भी दिमाग में नहीं थी ये बात, तो क्योंकि मैंने log 2 देखा ही नहीं यहाँ पर। डायरेक्ट करो, शाबाश। अब देखो यहां पर ना, आप अप्रोक्सीमेट डाटा निकालने के लिए, देखो 3010 ना, आप इसे यहां पर डायरेक्ट कट कर दो, आंसर लगभग नजदीक आ जाएगा आपका, है ना? कितना आ जाएगा? जीरो पॉइंट जीरो टू थ्री वन ऐसा कुछ आ रहा है भैया। 0.023 वन जीरो। ठीक है। तो के की वैल्यू आपकी अच्छी यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, सेकंड इनवर्स, सेकंड में है मिनट में है, कुछ दे रखा है, सेकंड में है। ओके, दूसरा के निकालो, किसी दूसरे टाइम इंटरवल पे लगा के देखो। अच्छा मुझे एक बात तो, यहां से यहां लगाओगे तो कितना होगा, कितना टाइम लूं मैं यहाँ पे, डिफरेंस लेना टाइम का, कितना टाइम लूं, 30 लूं या 60 लूं या 30 लिखूं, कितना लिखूं?
बोलो भाई, हमें डिफरेंस लेना, मुझे बताओ कितना लूं, 30 लिखूं या 60 लिखूं? बताओ भाई। 30 भैया 30। 30, 30 लोग, ए नोट की वैल्यू क्या लिखूं यहां पर? 0.30, नीचे कितना होगा? 0.15। आप चेक करो क्या आंसर सेम नहीं आएगा? लोग 2 आ गया, ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं आ गया, सेम आएगी वैल्यू। आप यहां से ऐसे प्रूव करोगे कि देखो जी रेट कांस्टेंट सेम रहा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाले फॉर्मूले के रेट कांस्टेंट वाले फॉर्मूले को ये फॉलो कर रहा है, इस वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे ये बताओ पहले बेटा। किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ, और नहीं तो आप लोग और भी कैसे सोल्व, 0/60 लेके भी सोल्व कर सकते थे। के का फॉर्मूला कितना हो जाता है यहाँ पर? 2.3। आपकी इच्छा है, मैं कह रहा हूँ कुछ भी लो आप, कितना हो जाता है? 60 मिनट हो जाती, लेकिन अब की बार शुरू में कंसिडरेशन कितनी है? 0.60, और नीचे कितनी है आपकी? 0.15। अभी भी यही आंसर आएगा, चेक कर लेना। 0.0231, अभी भी यही आंसर आएगा, चेक कर लेना। बोलो बेटा किसी बच्चे को डाउट है तो। नो सर। हो जाएगा सॉल्व। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे सॉल्व करूं, मुझे ये बताओ। हाउ कैन आई सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड? बताओ। एवरेज कैसे निकालते हो, मुझे ये बताओ। एवरेज कैसे निकालते हो? रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज कैसे निकालोगे? रिएक्टेंट, देखो ये कंसंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट की है, मुझे ये बताओ। ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है, मुझे ये बताओ पहले तो। माइनस लगता आगे, हाँ भैया। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, सॉरी मिथाइल एसीटेट अपॉन चेंज इन टाइम, क्या ये फॉर्मूला था? माइनस क्यों लगा? क्योंकि रिएक्टेंट है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे रखी है, प्रोडक्ट की नहीं दे रखी। तो यहां पर कितनी लू? कोई भी फाइनल माइनस इनिशियल ले लो, कितना होगा? कितना ले लूं बताओ? ये वाला टाइम ले लूं, 0.30 फाइनल माइनस 0.60 डिवाइड बाय टाइम कितना आया? 30 माइनस 0, कितना आंसर आया? बताओ भाई कितना आया? 0.1 भैया। 0.1 मोल पर लीटर पर सेकंड, क्या ये आंसर आया? बताओ किसी बच्चे को डाउट है तो जल्दी से बताओ बेटा, किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो जल्दी से। चला जाए आगे। देखो आपको एग्जाम में इस तरीके से सॉल्यूशन करना है, ये लाइन लिखनी होगी, अगर आप चाहते हो तो लिखना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बैठते तो गड़बड़ हो जाएगी, तो कंसेप्ट सीखो। रटने का तो सारी जिंदगी पड़ी है रटने के लिए। तो देखो इधर ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है बी प्लस सी, सिर्फ इतना मानो। क्या इस बात से एग्री कर रहे हो? अगर टाइम टी इज इक्वल टू हाँ 0 पे भैया। अगर मान लो, अगर अच्छा देखो पहली बात तो ये कब लगेगा? जब ये भी गैस इस स्टेट में हो कि गैस ही प्रेशर लगा सकती है, सॉलिड नहीं लगा सकता। तो पहली बात तो सारे गैस में होने चाहिए आपके। दूसरी बात, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे मान लो सपोज करो ए की वजह से जो प्रेशर है वो पी नोट है, इनकी वजह से 0 है। इस बात से एग्री कर रहे हो? टाइम टी इज इक्वल टू टी सेकंड पे अगर ये पीटी है, ध्यान सुना क्या बोला मैंने? पीटी, और ये किसके बराबर है मेरी? पी नोट माइनस पी। तो बताओ बी कितना होगा? ये भी पी होगा, ये भी पी होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया। अच्छा जो कंसेप्ट मैं आपको अभी बता रहा हूं ना, ये कंसेप्ट सिर्फ तभी लागू है जब प्रोडक्ट दो बन रहे हो। ध्यान सुना, क्या बन रहे हो? जब प्रोडक्ट कितने बन रहे हो? मिनिमम 2 प्रोडक्ट बन रहे हो। क्या? कम से कम 2 प्रोडक्ट बन रहे हो, 3 पे लागू नहीं होगा, 3 पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। और आपके सिलेबस में 2 तक ही है, और मतलब एक पे भैया। एक पे भी लग जाएगा आपका। एक पे तो जरूरत ही नहीं है, एक पे तो आसान है, डायरेक्ट पी नोट माइनस पी होगा, आंसर आ जाएगा। 2 पे गड़बड़ होगी, जो गड़बड़ होगी वो 2 पे होगी। तो पी निकालना, ध्यान रखना आपको। अब मुझे बताओ गलती होने के चांस कहां पर है? पी की वजह से। तो अगर मैं आपको पी निकालना ही सिखा दूं तो क्या चांस है गड़बड़ होने के? मुझे ये बताओ। चाहे फिर 4 नहीं प्रोडक्ट दे भैया। रखे हो चाहे 100 दे रखे हो, गलती नहीं होगी, गारंटी मेरी है। तो आपको पी पे फोकस करना है, ये पी निकालना है किसी भी तरीके से।
अब मुझे एक बात बताओ, टोटल प्रेशर इस टाइम टी पे कितना होगा? पीटी भैया। पीटी होगा। अब जो गड़बड़ करोगे ना आप, ये वाली गड़बड़ करोगे जो मैंने अभी लिखी थी, और ये गड़बड़ मैंने जानबूझ के लिखी थी यहां पर, उसके पीछे की रीजन ये थी कि आप लोग कंसेंट्रेशन वाला कंसेप्ट लगाओगे और एज इट इज रख दोगे यहां पर। तो मुझे एक बात बताओ, कंटेनर के अंदर ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो मुझे बताओ कंटेनर में प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या बी और सी की वजह से नहीं होगा? ये बताओ मुझे। हाँ होगा भैया। होगा नहीं? तो ध्यान रखना, जो ये पीटी है ना, ये ए का है, सिर्फ ध्यान रखना यहां पर पीटी सिर्फ ये नहीं है, ये भी है। ये गड़बड़ करोगे आप, जो गड़बड़ करने वाले हो। जो आप कह रहे थे ना पुलकित की क्या चेंज होगा, वो चेंज ये है। तो यहां पर जो टोटल प्रेशर होगा वो बेटा ये होगा, पी नॉट माइनस पी, ये दोनों भी तो ऐड होंगे, पी प्लस पी। बताओ यहां तक किस बच्चे को डाउट है? तो भैया इससे भी आ तो यही गया, पी नॉट माइनस पी। नहीं, पी नॉट प्लस पी आया, ध्यान से देख। हाँ हाँ भैया। समझे मेरी बात? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ भैया। जो गलती होती है ना बेटा, देखो मैं आपको गलती इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो ये एक्सपीरियंस है अपना। मैं मेरे को ये पता है कि बच्चे गड़बड़ क्या करेंगे, और प्रेशर के क्वेश्चंस बहुत रेयरली आते हैं, लेकिन आज आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। तो हमें इस हिसाब से तैयारी करनी है कि हमारा कोई क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से पी बताओ, पी कितना निकलेगा? पीटी माइनस पी नोट होगा। बताओ। हाँ भैया। तो पी की वैल्यू आप पीटी माइनस पी नोट रखोगे, ये मतलब, ये कहने का मतलब मेरा ये है। तो आपका जो के का फॉर्मूला था क्या था? 2.303 अपॉन टी लोग पी नोट माइनस पी था जो फॉर्मूला। अब यहां पर वैल्यू पुट करो पीटी की, पी की कितना आएगा? क्या ये होगा फॉर्मूला? ये बताओ, क्या ये बन जाएगा? इसको ओपन करूं, नेगेटिव को अंदर जाएगा, अंदर जाने वाला ये प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा जल्दी से बताओ मुझे। क्या ये बनेगा? 2p0 माइनस पीटी, क्या ये बनेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बेटा ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर है भैया, हम्म? क्लियर है। डाउट किसी और बच्चे को? दोबारा बताऊं एक बार और, एक बार दोबारा फिर बता दूं? बोलो बेटा दोबारा बता दूं एक बार और? देखो दोबारा सुन लो एक बार और। अगर मान लो क्वेश्चन ये होता, मुझे बताओ, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आने के चांस रेयरली हैं, लेकिन अगर मान लो 3 प्रोडक्ट बनते तो क्या आंसर आता, के का क्या फॉर्मूला बनता? आप ट्राई करके मुझे बताओ क्या बनता। एक बार खुद ट्राई करो कॉपी के अंदर, क्या बनता फॉर्मूला? देखो T इज इक्वल टू 0 पे इसका प्रेशर होता पी नोट, उस टाइम पे ये होते ही नहीं। टाइम T इज इक्वल टू टी पे इसका प्रेशर होता पी नोट माइनस पी, तो ये भी कितना घटता पी, ये भी कितना बनता पी, ये भी कितना बनता पी। तो टोटल प्रेशर यहां पर कितना होता? पी नोट माइनस पी प्लस पी प्लस पी प्लस पी। ये 3 पी किस वजह से आए हैं? इनकी वजह से आए हैं। तो क्या हो जाता फॉर्मूला? पी नोट माइनस प्लस 2p हो जाता। ये बताओ कैसे हो जाता फॉर्मूला? बोलो भाई। हाँ भैया। यहां से p कितना आता आपका?
पी टी माइनस पी नोट अपॉन 2 हो जाता, मुझे ये बताओ ये आता क्या नहीं आता। तो अब के का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2.303। आपको बताओ ये फॉर्मूला कभी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको अपनी जिंदगी में, जिंदगी मतलब जब तक 12th करोगे तब की जिंदगी, लेकिन हाँ अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो कंसेप्ट लगाना आना चाहिए, इसलिए मैं रटवाना नहीं चाहता। तो पी नोट माइनस पी होता तो पी की वैल्यू यहां पुट करो, कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लोग पी नोट माइनस पी टी माइनस पी नोट बाई 2, ये फॉर्मूला यूज होता है आपका यहां से। आप डायरेक्ट ये याद कर लो, वैल्यू पुट करनी होती है वैसे भी लास्ट में, सॉल्व करके डायरेक्ट पुट करो, परेशान नहीं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आपको सिर्फ दो के लिए पता होना चाहिए, और दो के लिए क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार जल्दी से। इसे नोट कर लो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूले को, आपके काम का ये है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट काम आने वाला है आपका, एग्जाम में डायरेक्ट पुट करना फॉर्मूला आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, परेशान होना ही नहीं है। क्योंकि एग्जाम में ना कभी छोटा पी देते नहीं हमेशा, या तो इनिशियल प्रेशर होगा या टोटल प्रेशर होगा, इस वजह से। बोलो बेटा कर पाओगे, कल न्यूमेरिकल करते हैं, आज तो नहीं टाइम बचेगा हमारे पास करने के लिए, कल करेंगे इसका न्यूमेरिकल्स, हो जाएगा हो जाएगा, बोलो एक बार।